टाइटैनिक, ये नाम आपने ज़रूर कहीं ना कहीं सुना होगा। इसी नाम पर कई मूवीज़ और बुक्स बनाए और लेके गए हैं। कहा जाता है कि टाइटैनिक अपने वक्त का दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर शिप था और ये भी कहा जाता था कि ये कभी डूब नहीं सकता। लेकिन 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया और अपने साथ 1500 लोगों की जानी भी ले गया। इस वीडियो में मैं कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे दूँ कि आखिर टाइटैनिक को बनाना क्यों पड़ा और क्या टाइटैनिक जैसी शिप वाहिद एक टाइटैनिक थी या फिर कोई और शिप भी मौजूद थी। Stunning video revealing the Titanic's shocking state of decay on the floor of the Atlantic Ocean. Ended where it began, 400 miles off the coast of Newfoundland. The great ship went down after striking an iceberg. The challenges are pressure. Okay, you're dealing with large, tremendous amounts of pressure. How close are we to the Titanic? कहा जाता है कि 20वीं सदी की शुरुआत में ट्रांस अटलांटिक पैसेंजर ट्रेड एक बहुत ही ज़्यादा मुनाफे का काम था। हर कोई ये काम शुरू करना चाह रहा था और इस वक्त जब एरोप्लेन का चालो चलन बहुत ही ज़्यादा कम था, लोग पैसेंजर शिप में ट्रैवल करना पसंद करते थे और इसी की वजह से इसमें कंपटीशन भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। और इस वक्त के दो सबसे बड़ी कंपनी थी वाइट स्टार क्रूज़ और क्यूनार्ड। तो हुआ कुछ यूँ कि 1907 में क्यूनार्ड ने एक अनाउंसमेंट की। इस अनाउंसमेंट की वजह से शिपिंग की बिजनेस में कलबली सी मच गई थी। कुछ स्टोरीज़ के मुताबिक क्यूनार्ड ने इस अनाउंसमेंट में ये दावा किया था कि वो शिपिंग की बिजनेस में क्रांति लाने जा रहे हैं, यानी कि वो दो ऐसे बड़े शिप्स बनाने जा रहे हैं जो कि ना सबसे बड़े और तेज़ होंगे बल्कि बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस भी होंगे। और ये सुनने के बाद उनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर वाइट स्टार क्रूज़ में हलचल मच गई और जैसे ही वाइट स्टार क्रूज़ की सीईओ को पता चला, उसने अर्जेंट एक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग के दौरान ये फैसला किया गया कि उनको क्यूनार्ड से पहले बड़े शिप्स मार्केट में लॉन्च करने होंगे अगर उनको कंपटीशन बनाए रखना है तो। और यहाँ पर जन्म हुआ तीन बड़े शिप्स का, टाइटैनिक, अटलांटिक और ब्रिटानिक। तो अब यहाँ पर यह भी कहना गलत नहीं होगा कि टाइटैनिक जैसे बड़े और मशहूर जहाज़ की जो बीस थी वो एक बिजनेस राइवलरी और कंपटीशन की वजह से रखी गई थी। अब यहाँ पर दो और सवाल जन्म लेते हैं कि क्या वाइट स्टार क्रूज़ तीन इतने बड़े शिप्स बनाने के लिए तैयार भी था या सिर्फ कंपटीशन की दुनिया में अपना रोब और दबदबा बनाए रखने के लिए उन्होंने ये जस्ट दावा किया था। कहा जाता है कि वाइट स्टार क्रूज़ की सीईओ ने ये तो कह दिया था कि वो दुनिया के सबसे बड़े शिप्स बनाने जा रहे हैं, पर ना तो उनके पास पैसा था और ना ही प्लान। तो बिना किसी प्लान के और बिना किसी पैसे के आखिरकार वाइट स्टार क्रूज़ ने इतने बड़े प्रोजेक्ट पर काम कैसे किया? तो क्या किसी ने दुनिया की नज़रों से छुप कर उनकी मदद की थी, और अगर की थी तो क्यों? और यहाँ से हमारे इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का जन्म होता है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर जाने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इस वीडियो का मकसद किसी भी शख्स का दिल दुखाना नहीं है और ना ही किसी इदारे को एक्सपोज करना है। तो अगर फिर भी आपको इस वीडियो से कोई तकलीफ पहुंचती है तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। कुछ फैक्ट के मुताबिक इस वक्त के सबसे बड़े बैंकर और फाइनेंसर JP मॉर्गन, जो इस वक्त के रियल एस्टेट के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे, उन्होंने अचानक वाइट स्टार क्रूज़ में इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर दिया। हैरानी की बात ये थी कि इससे पहले JP मॉर्गन का इस बिजनेस से कोई वास्ता नहीं था। तो आखिर क्या ज़रूरत थी एक फाइनेंसर को जो अभी तक रियल एस्टेट करते आए थे, एक शिपिंग के बिजनेस में घुसने की और पैसा लगाने की, और वो भी एक ऐसे ओवर एम्बिशियस प्रोजेक्ट पर जिसकी जो बेस थी, जो बुनियाद थी, वो एक मार्केट राइवलरी और कंपटीशन की वजह से रखी गई थी। तो अब इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के मुताबिक JP मॉर्गन का वाइट स्टार क्रूज़ की मदद के पीछे मकसद और इरादा कुछ और ही था। इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के हिसाब से जिन दिनों टाइटैनिक का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, उन्हीं दिनों
यूएसए में फेडरल रिजर्व एस्टेब्लिशमेंट की बातें चल रही थीं। अब आप ये कहोगे कि फेडरल रिजर्व एस्टेब्लिशमेंट का और टाइटैनिक का आपस में क्या कनेक्शन है। इस कॉन्स्पिरेसी के हिसाब से जेबी मॉर्गन फेडरल रिजर्व एस्टेब्लिशमेंट के हक में थे और इन्हीं दिनों जेबी मॉर्गन के अलावा 3 बड़े और नाम ऐसे थे जो फेडरल रिजर्व के हक में होने ज़रूरी थे और इनमें इनके 3 सबसे बड़े कॉम्पिटिटर बेंजामिन गगनहैम, एसाडोर स्ट्रॉस और जॉन जेकब ऑस्टर, ये तीनों फेडरल रिजर्व बनाने के सख्त खिलाफ थे। फेडरल रिजर्व को बनाने के लिए इन चारों का उनके हक में होना ज़रूरी था। हैरानी की बात ये नहीं है, हैरानी की बात ये है कि जेबी मॉर्गन की ये तीनों कॉम्पिटिटर टाइटैनिक हादसे में मारे गए थे, उनके फैमिली समेत। क्या टाइटैनिक हादसे का मॉर्गन के वाइट स्टार क्रूज के इन्वेस्टमेंट से कोई ताल्लुक था या फिर ये सब जस्ट कोइंसिडेंस था कि मॉर्गन की ही तीनों कॉम्पिटिटर उनके फैमिली समेत टाइटैनिक हादसे में मारे गए थे। पर ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यहाँ ख़त्म नहीं होती। कुछ स्टोरीज के मुताबिक ये खेल सिर्फ फेडरल रिजर्व या फिर कंपटीशन का नहीं था बल्कि पावर का था। फेडरल रिजर्व सिर्फ इसीलिए नहीं बनाया जा रहा था कि बैंक क्रिएट किए जा सकें, बल्कि इसीलिए बनाया जा रहा था ताकि काफ़ी इलीगल और लीगल चीज़ों को फंड किया जा सके, जैसे कि हाई प्रोफाइल असैसिनेशन या फिर वर्ल्ड वॉर। कॉन्स्पिरेसी के हिसाब से फेडरल रिजर्व का पैसा वर्ल्ड वॉर यानी कि वर्ल्ड वॉर 1 को फंड करने में लगा दिया गया था ताकि इसी के दम पर एलाइड फोर्सेस जर्मन अलायंस के खिलाफ खड़े हो सकें। जी हाँ, वही फेडरल रिजर्व जिसको बनाने के लिए जेबी मॉर्गन और यूएसए के दूसरे बड़े लोग बड़े उतावले थे। इनमें इन तीनों के अलावा टाइटैनिक हादसे में फैमिली समेत मारे गए थे। अब एक हादसे की तार इतनी गहरी साजिशों से जाकर जुड़ती हों तो हैरान होना तो लाजमी है। अब ये सब भी जस्ट कोइंसिडेंस था या फिर बनाया गया प्लान था। कहा जाता है कि टाइटैनिक का डिज़ाइन एक बुक से लिया गया था जिसका नाम था रिक ऑफ टाइटन और फर्टिलिटी। हैरानी की बात यह है कि ये बुक टाइटैनिक के प्लान से भी 14 साल पहले यानी कि 1898 में पब्लिश हुई थी, जिसके राइटर थे मॉर्गन रॉबर्टसन। इस किताब में रॉबर्टसन ने एक ब्रिटिश ओशन लाइनर का जिक्र किया था जिसका नाम उन्होंने टाइटन रखा था। आप सुनकर ये हैरान हो जाएंगे कि इस किताब में जो टाइटन नामक ये जहाज़ था वो भी अटलांटिक वाटर में एक आइसबर्ग से टकराकर डूब जाता है। और सिर्फ यही नहीं, कुछ स्टोरीज के मुताबिक टाइटैनिक और टाइटन की डिज़ाइन भी लगभग सेम ही थे। रॉबर्टसन ने अपनी किताब में टाइटन के सुल्ला कंपार्टमेंट का जिक्र इस हिसाब से किया गया था कि सुल्ला कंपार्टमेंट बनाने की वजह ये थी कि अगर कोई एक भी कंपार्टमेंट पानी या किसी और वजह से डैमेज हो जाए तो बाकी 15 कंपार्टमेंट अपने आप सील हो जाएंगे, जिसकी वजह से उसके बुक में भी टाइटन को अनसिंकेबल बताया गया था। क्या ये सब भी जस्ट कोइंसिडेंस था? ये कॉन्स्पिरेसी तो यहाँ तक दावा करती है कि टाइटैनिक कभी डूबा ही नहीं था। जी हाँ, अब आप कहोगे कि ये कैसे मुमकिन है, तो चलिए थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं। 1998 में एक बुक पब्लिश हुई थी जिसका नाम था टाइटैनिक द शिप दैट नेवर सिंक और इसके राइटर थे रॉबिन गार्डिनर। गार्डिनर ने अपनी इस बुक में ये क्लेम किया है कि जो शिप एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया था वो टाइटैनिक था ही नहीं, बल्कि वो ओलंपिक नामक एक शिप था जो टाइटैनिक के साथ ही बनाया गया था और इसको टाइटैनिक के नाम पर डुबोने के पीछे काफ़ी गहरे रास्ते जो कभी सामने ही नहीं आए। दरअसल बात ऐसी है कि टाइटैनिक और ओलंपिक डिज़ाइन में लगभग सेम ही थे और एक ही शिपयार्ड में बनाए गए थे। अब जाहिर सी बात है कि एक कंपनी 3 अलग अलग शिप बनाने का दावा करती है तो उनकी डिज़ाइन में कुछ तो फ़र्क रखेगी, लेकिन यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं था। यहाँ पर टाइटैनिक और ओलंपिक का डिज़ाइन बिल्कुल एक ही जैसा था। गार्डिनर कहते हैं कि ओलंपिक को 1910 में
लॉन्च किया गया था। और 20 सितंबर 1911 को ओलंपिक का एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ था रॉयल नेवी शिप के साथ, जिसका नाम था HMS हॉक। HMS हॉक एक लड़ाकू शिप था और इसको इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि अगर किसी भी शिप के साथ इसका कोलिजन हो तो सामने वाले को मैक्सिमम डैमेज हो सके। इस कोलिजन की वजह से ओलंपिक के प्रोपेलर ब्लेड काफ़ी हद तक डैमेज हो चुके थे, जिसकी वजह से कंपनी को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि जिन लोगों ने ये एक्सीडेंट देखा था उन लोगों के हिसाब से इस एक्सीडेंट की गलती MHS हॉक की थी, पर कोर्ट में सारा इल्ज़ाम ओलंपिक और उसके क्रू पर डाला गया और ऐसे में कंपनी को नुकसान की भरपाई के लिए इंश्योरेंस का पैसा भी नहीं मिला। गार्डनर की थ्योरी के मुताबिक ओलंपिक क्योंकि बिल्कुल टाइटैनिक जैसा था तो इसी डैमेज ओलंपिक को रिपेयर करके टाइटैनिक बताकर लॉन्च कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया था, आइए जानते हैं। गार्डनर की माने तो जो जहाज़ वाकई में डूबा था वो दरअसल टाइटैनिक था ही नहीं, बल्कि वही डैमेज जहाज़ ओलंपिक था और असली टाइटैनिक को ओलंपिक बताकर बिना किसी हलचल के पानी में उतारा गया और कंपनी ने 1935 तक उससे खूब मुनाफा कमाया। अब ये अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल है कि ये कारनामा इंश्योरेंस की मोटी रकम वसूल करने के लिए किया गया था या फिर कोई और वजह थी, पर हकीकत ये है कि टाइटैनिक के डूबने के बाद कंपनी को इंश्योरेंस का काफ़ी भारी पैसा मिला था। क्या वाकई टाइटैनिक के डूबने के पीछे इंश्योरेंस स्कैम था या फिर इन सब कड़ियों का जुड़ना भी जस्ट कोइंसिडेंस है? आज के लिए इतना ही था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें और अगर पसंद नहीं आई तो आप इस वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर पसंद आई है तो। अब मैं मिलता हूँ आपसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।